नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं दिल्ली मुखर्जी नगर से, जिसमें हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम की एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम यूपीएससी के और अन्य पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के मॉडल आंसर को आपके साथ डिस्कस करते हैं और साथ ही हम ये भी अप्रोच बताते हैं कि किस तरह से हम इसमें और संशोधन कर सकते हैं और हमें किस तरह से पढ़ना लिखना चाहिए। देखते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है ये है फ्लड्स एज रिसोर्स। आपने सुना होगा फ्लड्स यानी बाढ़ के बारे में। बाढ़ क्या है? एक बाढ़ का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक चित्र बन जाता है कि बहुत सारा एक पानी होगा जिससे जन धन और हमारे जो संसाधन है उनका नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ बात की गई है फ्लड्स एज ए रिसोर्स कि बाढ़ से हम रिसोर्स कैसे बना सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ के सकारात्मक और नकारात्मक दो पक्ष होते हैं और इन दोनों पक्षों को सोचने वाला व्यक्ति ही एक संतुलित उत्तर लिख सकता है। तो फ्लड से जितने नुकसान की संभावना है उसका अगर हम उस पर सही तकनीक लगा दें तो उससे हम उतने ही फायदे भी ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं? जो ये फ्लड्स हैं ये पर्टिकुलर एरिया में बार बार जहां आते हैं उन जगहों को चिन्हित करके वहां पर हम कुछ ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं आज की तकनीक के माध्यम से, जिससे कि हम उस पानी का रिस्टोर करके उससे हम सिंचाई प्रबंधन अपना मजबूत कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हमारी जब आएंगी तो इससे क्या होगा, फ्लड रिसोर्स के रूप में यूज़ होगा। बाकी हम आगे अपने टॉपिक में देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या है और प्रश्न का क्या एक मॉडल आंसर होगा। देखिए, भारत में बाढ़ों को सिंचाई के और सभी मौसम में अंतर्देशीय नौ संचालन के एक धारणीय, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, स्रोत में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। 250 शब्दों में ये लिखना है, 15 अंक का सवाल है और यूपीएससी 2017 में ये पूछा गया है। एक बार इंग्लिश में भी हम इसे देख लेंगे। क्या कि इन व्हाट वे कैन फ्लड्स बी कन्वर्टेड इनटू ए सस्टेनेबल रिसोर्स ऑफ इरिगेशन एंड ऑल वेदर इनलैंड नेविगेशन इन इंडिया। तो ये देखिए, सस्टेनेबल एक शब्द इसमें आया है। आपके जो सिलेबस के अंदर कई बार यूज हुआ है वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल रिसोर्स यानी धारणीय स्रोत। तो हमें इन सारे शब्दों की क्या एक डेफिनेशन और इनका सही अर्थ समझ में आएगा तो हम इस प्रश्न को अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। दूसरा इसमें मेन है कि बाढ़ को सिंचाई के रूप में किस प्रकार और नौ संचालन के रूप में किस प्रकार यूज कर सकते हैं। तो ये सारी की पॉइंट जब हमें पता होंगे, अच्छे से प्रश्न हम समझ लेंगे, तो उसके बाद जब हम इसका उत्तर लिखेंगे तो वो बेहतर स्थिति में होंगे हम सब। आइए देखते हैं इसकी क्या भूमिका है। ये इसकी भूमिका को एक बार देख लेते हैं कि भारत में इस समय लगभग, ये देखिए ज्योग्राफी का प्रश्न है, ज्योग्राफी का प्रश्न पूछा गया था जीएस पेपर फर्स्ट में 2017 में, और उसके लिए हम कुछ अगर डाटा डाल देते हैं तो उससे हमारे आंसर की वैल्यू एडिशन हो जाएगी। क्या है कि लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर बाढ़ संभावित क्षेत्र है। कितना बड़ा क्षेत्र है बाढ़ संभावित? 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि, और कुल भूमि का यह 18वां भाग है, जिसमें लगभग 25 से 50% क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्रति वर्ष बाढ़ आती है। तो ये जो डाटा है इसी का यूज करके, डाटा का ही आज के टाइम में यूज है, वो हमारा आईटी सेक्टर में हो या अपने किसी बिजनेस में हो, तो वही डाटा हम अपने किसी भी विकास कार्यों के लिए भी यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पर डाटा देना जरूरी है कि आप जो तकनीक यूज करेंगे, कहाँ पर करेंगे, कितने रिसोर्स चाहिए उसके लिए, ये सारी चीजें इसी से पता चलती हैं। और वर्षा की अनिश्चितता एवं अनियमितता क्या है, क्यों है आजकल, इसका भी एक कारण है। इस पर भी कई बार प्रश्न बना है कि ये जो वर्षा का टाइम है और सर्दी गर्मी, इन सब के जो समय है, जिस समय ये हुआ करते थे उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे हैं, और इसके पीछे का मुख्य कारण है ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है, धीरे धीरे
ये अपने समय के अनुरूप नहीं हो रहे हैं। वर्षा की अनियमितता है, कहीं क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश पड़ जाती है और कहीं सूखा रह जाता है। तो यही देखा जाता है, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा की समस्या बनी रहती है। दूसरी तरफ हमारे देश में आंतरिक जल मार्ग भी अभी प्रारंभिक अवस्था में है, इनका भी हम पूरा यूज नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप देखें तो जल मार्गों का अगर हम यूज करें तो उससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है, परिवहन की जो लागत है, वह बहुत कम हो जाती है। तो इसी चीज का हमें यूज करना है। यह हमारे कुल परिवहन में लगभग 1% योगदान दे रही है। देखिए कितना मिनिमम इसका योगदान है, और ये केवल 1% योगदान है, और इसे अगर हम 2% भी कर पाए तो हम बहुत बड़ी उपलब्धि मानेंगे। तो इन चीज़ों पे काम करना है। आपको पता ही है कि जो हमारे राष्ट्रीय जल मार्ग हैं उन पर हम अगर काम करेंगे, उनके नौ संचालन से हमारी जो परिवहन लागत काफ़ी कम हो जाएगी। आइए हम इसका मुख्य भाग देखते हैं। मुख्य भाग क्या है इसका, कि बाढ़ के पानी का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले सिंचाई के साथ साथ अंतर्देशीय नौ संचालन में करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। सर्वप्रथम, फर्स्ट ऑफ ऑल, बाढ़ के पानी का संचयन, यानी कि जो बाढ़ का पानी है उसको एक जगह इकट्ठा करने की व्यवस्था की जाएगी। बड़ा कोई डैम वहां पर बनाया जाएगा और कुछ नदी तालाब वहां पर विकसित किए जाएंगे, जिसका ताकि उसका उपयोग सिंचाई में किया जा सके। फ्लड जोन तथा अंतर्देशीय नौ संचालन यानी इनलैंड नेविगेशन के क्षेत्रों का एकीकृत मानचित्र तैयार किया जाए, यानी कि उनका एक बढ़िया से मैप बनाया जाए, उन जगहों को चिन्हित किया जाए जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, और उस बाढ़ को आने से पहले ही उसके लिए जो तकनीक के द्वारा एक अच्छे डैम आदि की व्यवस्था की जाएगी। नदियों के बहते हुए जल से नहरें निकाली जाएंगी। कितना बढ़िया प्रोजेक्ट होगा जब नहरें निकलेंगी तो जहां पानी की आवश्यकता है वहां तक पानी पहुंचाया जा सकता है। और अतिरिक्त जल का समावेशन राष्ट्रीय जल मार्गों में किया जा सकेगा। राष्ट्रीय जल मार्गों में किया जा सकेगा। उसके बाद हम इसका उपयोग विद्युत आपूर्ति में भी कर सकते हैं, उसमें पानी की आपूर्ति बनी रहे। और विद्युत आपूर्ति में भी हम कर सकते हैं। एक पॉइंट हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि विद्युत जो जल के द्वारा बनाई जाती है उसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं कि हम और क्या इसके उपयोग कर सकते हैं। तो जिन नदी घाटियों में अवसाद का निक्षेप अधिक होता है वहां रेत मिट्टी को हटाए जाने के उपाय होने चाहिए, ताकि नदी घाटी की जल ग्रहण क्षमता बढ़ सके और जल सुगमता से प्रभावित हो सके। इससे जल की गहराई बनी रहेगी और नौ संचालन में सहायता होगी। जैसे भागीरथी, हुगली, बंगाल की बहुत बड़ी नदी है हुगली, तथा बकिंगम नदियां आदि गाद जमाव की समस्या से ग्रसित हैं। जो नदियों के द्वारा बाढ़ के द्वारा जो बहुत सा वेस्टेज आ जाता है वह क्या करता है, पानी को प्रवाहित होने में बाधा उत्पन्न करता है। तो ये बाधा उत्पन्न ना हो और जो जल है वह धारा प्रवाह अपना स्थान बना सके, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि गाद मुक्त नदियों को करना होगा। और सड़कों तथा रेल मार्गों का निर्माण करते समय जब जल के मार्ग में अवरोध पैदा हो तो उस पानी का प्रयोग सिंचाई, नहर आदि में किया जाए। और अतिरिक्त जल की आपूर्ति को अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए छोड़ दिया जाए, क्योंकि जहाज कहाँ चल पाएंगे, नौ संचालन कहाँ हो पाएगा, जहां पर्याप्त मात्रा में जल होगा जिन नदियों में, वहीं इसका उपयोग किया जाएगा। तो इसी चीज पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और नदियों के उद्गम क्षेत्रों में वन लगाए जाने चाहिए जिससे कि बाढ़ नियंत्रित हो सके। दूसरा, बाढ़ की रोकथाम तथा सिंचाई प्रबंधन एवं नौ संचालन के विकास के लिए पर्याप्त वित्त की सुविधा भी की जाए।
सिंचाई तथा नौ परिवहन के विकास हेतु आधारभूत संरचना। ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि ये सब चीज कब होंगी, जब हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचनाएं मजबूत होंगी तो हम ये सारी बातें कर पाएंगे। क्योंकि धरातल पर ये सब चीज करने के लिए, तकनीकें यूज करने के लिए क्या आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए हम देखते हैं कि इसके लिए क्या हमें निवेश भी बढ़ाना पड़ेगा और हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनी को दोनों को मिलकर के प्रोजेक्ट चलाने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो प्रश्न था ये यहीं पर कंप्लीट हुआ। और इस तरह के अन्य प्रश्न जो आपको यहाँ पर रोज रात 8 बजे कराए जाते हैं, इस सीरीज को आप देखते रहिए। इससे निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा, आपकी राइटिंग स्किल मजबूत होगी और आपकी लेखन शैली में जबरदस्त बदलाव धीरे धीरे आ जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत क्या होती है, किसी भी एक छोटे कदम से ही की जाती है। किसी भी एक भवन निर्माण के लिए सबसे पहले एक ईंट ही रखी जाती है। उसी तरह आपकी राइटिंग स्किल मजबूत करने में सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि लेखन अपना शुरू करना होगा। जब आप लिखना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे उसमें सुधार होना स्वाभाविक है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो आज लिख रहे हैं और जो आज के 20 दिन बाद कोई उत्तर लिखेंगे उसमें आप अपना आप ही अंतर देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इस तरह आप एक बार शुरुआत करिए और शुरुआत होने के बाद जबरदस्त शानदार बदलाव आप अपने अंदर देखेंगे जो आपकी सफलता में कारगर साबित होंगे। तो हमारी यही आशा है कि आपको इस आंसर राइटिंग सीरीज से काफी लाभ मिल रहा होगा। इस तरह की अन्य आंसर्स आप डेली देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।